हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2023 के पॉलिटी के पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पीवाईक्यू है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के रिगार्डिंग कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये ड्यू प्रोसेस लॉ इंडिया में आर्टिकल 21 के अंडर आता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि जो लॉ है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो मेन इसका पोस्टुलेट है वो क्या है कि केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैलिडली इनेक्ट अच्छे से कर दिया आपने, ठीक है, इनेक्ट या उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो गया, लेकिन वो मॉरल नहीं है या फिर प्रोसीजरल फेयरनेस नहीं है उसमें। तो मॉरल और जो प्रोसीजरल फेयरनेस, तो ये दोनों भी क्या है, रिक्वायरमेंट होती हैं इसके लिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, ये तो आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट है। दो चीज़ें पढ़ते हैं हम, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि हर जो आदमी वो इक्वल तरीके से लॉ के सामने होगा। किसी का कोई स्टेटस, क्लास, कास्ट, रिलीजन इसके बेसिस पे डिफाइन नहीं होगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है कि जो सेम जगह सिचुएटेड लोग हैं उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो एक तरीके से कैसे दिखाता है कि मान लो ये पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन 3 है, तो इनको सेम तरीके से लोग ट्रीट करेगा। लेकिन इक्वलिटी बिफोर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो बोलता है कि अलग अलग जगह पे जो सिचुएटेड लोग हैं ना उनको अलग अलग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो और फिर इक्वलिटी की बात करो। तो जैसे इस जो मान लो ये वाला आदमी है जो सबसे नीचे है, तो इसको थोड़ा सा एक पुश दे दो और फिर यहाँ इसके लिए इसको मापो। जो आदमी थोड़ा सा ऊपर है उसके लिए प्लेटफॉर्म छोटा होना चाहिए और जो थर्ड वाला है उसके लिए प्लेटफॉर्म और छोटा होगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो अपना रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद देखते हैं फेयरनेस ऑफ लॉ, फेयर अप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो ये तो एक मतलब सब कंपोनेंट बोल सकते हैं कि जो लॉ है वो उसका प्रोसीजर होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया या उसकी एप्लीकेशन हो गई। तो ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में। फिर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये क्या होता है कि जो लॉ बनाने की प्रोसीजर है वो सही होनी चाहिए। तो ये एक नैरो डेफिनेशन थी। तो जो मेनका गांधी केस आया था इंडिया में, मेनका गांधी केस आया था, उसमें उससे पहले इंडिया इसको फॉलो कर रहा था कि प्रोसीजर सही होना चाहिए। सही तरीके से अगर लॉ बना हुआ है तो उसके बाद वो चाहे अनफेयर भी हो तो भी उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो बोलता है कि एक तरीके से ये नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल ये एक्चुअल में जो ए ऑप्शन है वो इसका एसेंस कैप्चर करता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंडियन प्रिजन्स के रिगार्डिंग है कि जो इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओवन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन, कि ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो जेल हैं इंडिया में वो मैनेज की जाती हैं। तो देखिए, प्रिजन एक्चुअल में जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो एंट्री 4 है उसका पार्ट है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो ये वाली बात तो सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट ही जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी ध्यान रखती है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया में प्रिजन आर गवर्नड बाय प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसिवली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखो, 1894 वाले एक्ट से प्रिजन गवर्न होती है, ये बात तो सही है। अभी भी इंडिया में यही लागू है। हालांकि इस पर हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो इस स्टेटमेंट में सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है ना वो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखो, ये कॉलोनियल वर्ड है प्रोविंशियल। आज तो प्रोविंस होती नहीं है, आज तो स्टेट्स होते हैं। तो इन इंडिया थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये
आर गवर्नड की आज की बात हो रही है, तो उससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन अगर इसको हम स्टेट की तरह ट्रीट करेंगे उस केस में ये सही है। तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी मतलब कंफ्यूजिंग है, लेकिन एसेंस यही है कि जो सब्जेक्ट्स का जो कंट्रोल है, प्रिजन का जो कंट्रोल है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू आता है। और ये कहाँ से डिराइव कर रहा है, जो प्रिजन एक्ट 1894 है वहाँ से डिराइव कर रहा है। तो ये इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों ये स्टेट लिस्ट में आता है, क्योंकि 1894 के जो एक्ट है वहाँ से एक तरीके से पावर डिराइव करता है। और फाइनली है, तो यूपीएससी ने इसका जो आंसर भी दिया है वो क्या है कि दोनों सही है। और पहला स्टेटमेंट, जो दूसरा स्टेटमेंट, वो पहले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि जो चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। तो लॉज बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोविजंस हैं। बिल्कुल हम जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो स्टेट असेंबलीज हैं उनकी बात कर रखी है। लेकिन क्या ये चीफ पर्पज़ है? तो चीफ पर्पज़ तो नहीं है ये। तो ये मतलब थोड़ा नैरो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि इट इनेबल क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड ए गवर्नमेंट। तो ये वाली बात भी है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके क्रिएशन की बात हो रखी है। लेकिन क्या चीफ पर्पज़ है? ये भी नहीं है। लेकिन देखिए थर्ड, देखिए कि इट डिफाइन एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बहुत सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पज़ क्या है कि एकदम कोई टायरनी ना हो जाए या फिर कोई आर्बिट्रेरी लॉ बनने लग जाए कंट्री में। तो कंट्री एक सही सिस्टम में विद फेयर लॉ गवर्न हो, और जो रिटर्न लॉ है वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो ये बिल्कुल चीफ पर्पज़ है, जिसमें क्या बोला गया है कि जो पावर हैं वो अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट और जो रूल्स हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए। तो वो अपना चीफ पर्पज़ है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल ये पर्पज़ है, लेकिन ये डीपीएसपी में बोला गया है कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये सोल पर्पज़ नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी थोड़ा नैरो है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कि इनमें कौन सा अमेंडमेंट था विच इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा लेके आया गया था उसकी इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग। तो देखिए जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें जो कुछ जुडिशियल डिसीजंस थे, जैसे रोमेश थापर केस में, ठीक है, ब्रिजभूषण केस में। तो इन जो डिसीजंस थे 1950 में आया था, तो इनको ओवरकम करने के लिए एक तरीके से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। क्या क्या ऐड हुआ था इसमें? तो एक तो इसने आर्टिकल 19 है उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऐड किए थे, ठीक है। एक जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर था वो था कि जो 9th शेड्यूल है उसके अंदर जो लैंड रिफॉर्म लॉज है उनको इंसर्ट कर दिया गया था, ताकि उनको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चैलेंज ना किया जा सके, तो उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ना लगाया जा सके। तो बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट की इंटरप्रिटेशन थी उसके रिगार्डिंग था पहला अमेंडमेंट एक्ट। तो ये वाला आंसर सही है। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या था? तो इसमें जो पार्लियामेंट है उसको स्ट्रेंथन किया गया था। तो ये कहना कि ये डायरेक्टली फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट कर रहा था वो तो गलत बात है। 44th में क्या है? इसमें जो 42nd एक्ट में चेंजेस किए गए थे तो उनको रिस्टोर किया गया था। तो पोस्ट इमरजेंसी लॉज का रिस्टोरेशन या राइट्स का रिस्टोरेशन किया गया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट तो राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग है। तो ये 2002 में आया था, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वुड बी आंसर। और इस क्वेश्चन का एक्चुअल में जो हम देखें कि क्यों पूछा गया, तो ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि भाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की जुडिशरी ने कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में बोला गया और उसको फिर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कराओ। तो एक्चुअल में ये जो शुरू वाले जो दो दे रखे हैं कि भाई जो रोमेश थापर केस हो गया या फिर ब्रिजभूषण केस था, यहाँ पे जुडिशरी ने कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन दिए थे फंडामेंटल राइट के, और उसको फिर बेसिकली जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है
वो लेजिस्लेचर ने लॉ लेके आए और उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको करेक्ट किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन क्लासेस जो है एनसीबीसी, तो ये कब आया था? ये 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2018 में, उसके थ्रू एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। और ये कहाँ है? आर्टिकल 338 बी, यहाँ पर ये एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, तो ये वाली बात तो सही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी की बात हो रही है, तो एनएचआरसी बेसिकली जो अपनी पावर डिराइव करता है, तो क्या है ये? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, तो वहाँ से ये डिराइव करता है। तो ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन है, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। और ये एडवाइजरी बॉडी है, तो ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये भी नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो ये बेसिकली क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कब कब बना था ये? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। और 2019 में बेसिकली क्या है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट आ गया है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितनी है? ओनली 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि इफ़ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द एक्ट डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस बिफोर डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उनको ही वही डिक्लेयर कर देता है, तो क्या उसके द्वारा किए गए जितने भी काम हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, उनको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा? तो ये तो बात गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता। उसने डिक्लेयर करने के बाद जो या उसका जो इलेक्शन है उसको वही डिक्लेयर करने के बाद जो करेगा वो इनवैलिड रहेगा, लेकिन उससे पहले तो वो फुल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में था, तो उसके जो डिसीजंस हैं वो इनवैलिड तो नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेचर असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू बी टेकन प्लेस। देखो, इलेक्शन टाइमिंग कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन जो टाइमिंग आती है वो ईसीआई डिसाइड करता है। और दूसरा क्या होता है कि जो इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ तो इंडिया में इतनी सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है कि वहाँ कहीं ना कहीं डिले चल ही रहा होगा या कोई डिजोल्व भी हो रखी होगी। तो ऐसे बार बार पोस्टपोन करते रहेंगे फिर तो इलेक्शन टाइम पे हो ही नहीं पाएंगे। तो ये लॉजिकली भी लग रहा है कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वरना तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो एक बॉडी पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। मोस्टली तो जो उसके जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, स्टेट असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो फुल्ली केवल स्टेट असेंबलीज पर डिपेंडेंट नहीं रहता। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he or she has to declare his or assent। नहीं, ऐसा तो कोई टाइम लिमिट नहीं डिसाइड कर रखी है, तो वो अपनी जो असेंट है वो दे भी सकता है, विद होल्ड कर सकता है, या वो जो बिल है उसको रिटर्न भी कर सकता है। तो एक्सेप्ट मनी बिल वो रिटर्न कर सकता है। तो इसके लिए कोई नो फिक्स्ड टाइम फ्रेम बोल सकते हैं या नो फिक्स्ड टाइम लिमिट। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इतने दिन में ही उसको डिसीजन देना है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर है? नन, कुछ भी सही नहीं है। देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में पूछ रखा है? फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग एंड मनी बिल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के जो प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग पूछ रखा है।
देखिए पहला ऑप्शन है व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल टू राज्यसभा देन टू द राज्यसभा देन इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो ये वाली बात सही है कि जो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल बिल में भी फाइनेंशियल बिल 1 और 2 होते हैं। तो मोस्टली जो इंट्रोडक्शन है ना उसके प्रोसीजर के अलावा ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होते हैं। तो इसको अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, तो बिल्कुल राज्यसभा के पास पावर होती है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। तो बिल्कुल जो मनी बिल है उसमें तो लोकसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा तो केवल एडवाइजरी नेचर होता है, रिकमेंडेटरी नेचर हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल। तो ये वाली बात तो सही है कि डिसएग्रीमेंट में मनी बिल में लोकसभा की चलती है, तो राज्यसभा अगर डिसएग्री कर भी जाए तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर द फाइनेंशियल बिल। तो ऐसा नेसेसरी है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन में कुछ इशू बोल सकते हैं। तो देखिए ये वाली बात वैसे सही है कि जॉइंट सिटिंग फाइनेंशियल बिल के अंदर अगर डेडलॉक होता है तो उस केस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, पर ये क्या है एक ऑप्शन होता है कि ऑप्शन होता है डेडलॉक हो गया और उस केस में हम जो जॉइंट सिटिंग है वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जॉइंट सिटिंग हो सकती है डेडलॉक को तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वही मैंडेटरी नेचर होता है इसका कि करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं होती और इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। और इवन यूपीएससी ने जो फाइनल आंसर दिया है वो भी ओनली 2 दिया है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पूछ रखा है। तो जो कम्युनिटी रिजर्व और जो दूसरा क्या होता है कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये दोनों ही किसके अंदर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA 1972, इसके तहत गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई करता है तो क्या होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। तो एक कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी होती है, ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी। तो बेसिकली ये इसको जो कम्युनिटी रिजर्व है उसको मैनेज करती है, ठीक है, ये मैनेज करती है। और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से सुपरवाइजरी रोल होता है उसका, गवर्निंग अथॉरिटी नहीं होता। तो ये क्या होता है, सुपरवाइजरी, ठीक है, ये वाला रोल होता है। तो इसकी वजह से ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। तो ये वाली बात सही है कि हंटिंग तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। तो हंटिंग तो अगर उसका नाम ही देखिए कम्युनिटी रिजर्व है, वहाँ हंटिंग अलाउ कर देंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो क्योंकि इस वाले में सही बात है कि हंटिंग अलाउ नहीं होती। अगर ऐसा कुछ होता है कि वहाँ छोटा मोटा कुछ टिम्बर वगैरह कलेक्ट करने की बात होती तो वो अलग बात है। तो साइड नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इसी पे है कि पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। तो ये तो सही है। देखो अगर टिम्बर फॉरेस्ट दे देते तब भी मतलब एक हम क्वेश्चन सोच सकते थे इसके बारे में, पर नॉन टिम्बर तो ऐसा है कि भाई छोटा मोटा तो अलाउ करेंगे, हैवी कम्युनिटी की बात। तो ये वाला तो लॉजिकली भी सही लग रहा है कि इतना एक्सट्रीम तो नहीं जाएंगे। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन वो एक तरीके से अपने ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको परफॉर्म कर सकती है, तो उस वजह से भी ऑप्शन सही होना चाहिए। जो चौथा ऑप्शन है वो पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जैसे इंडिया में जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, झूम कल्टीवेशन होता है, आंध्रा में पोडू होता है। तो ये जो ऐसे वाली प्रैक्टिसेस होती हैं ये क्या जो नेचुरल वेजिटेशन है उनके लिए हानिकारक होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं एक बार पूरे जंगल को जला देते हैं। जैसे ये जंगल है इसको पूरे को जला देंगे, ठीक है, फिर अगले साल फिर यहाँ जो राख होगी उसके ऊपर खेती करेंगे क्योंकि वो एज ए फर्टिलाइज़र काम करती है। फिर थोड़े दिन बाद में वो जगह चेंज कर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ पे जंगल जला देते हैं, फिर वहाँ पे कुछ दिन खेती करेंगे और फिर उसको कर देंगे। तो ये क्या इससे एक तरीके से जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका नुकसान होता है। तो ये तो अलाउड तो नहीं होगी।
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो ओनली बी वुड बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शेड्यूल्ड एरियाज के रिगार्डिंग। तो इंडिया में शेड्यूल्ड एरिया कहाँ है? 5th शेड्यूल में दे रखे हैं, ठीक है। 5th शेड्यूल में जहाँ पे जो एसटी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया डिफाइन कर रखे हैं। इंडिया में कितने स्टेट्स में? 10 स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया डिफाइंड है जो 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं। तो पहला ऑप्शन है विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये वाली बात तो सही है, प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इतनी एसटी पॉपुलेशन होनी चाहिए या इनका बैकवर्डनेस होना चाहिए, जो भी क्राइटेरिया उसके बेसिस पे कौन डिफाइन करता है। तो एक और ऐसा भी नहीं है पूरा का स्टेट होना चाहिए, स्टेट के विद इन भी कुछ एरिया हो सकता है, तो उसको स्टेट शेड्यूल एरिया बोला जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से आता है, सही बात है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। क्लस्टर ऑफ विलेजेस ये लोवेस्ट है। तो देखिए इस ऑप्शन के रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूज़न था। मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसी कोई हायरार्की डिफाइन करता ही नहीं है। तो बहुत लोगों का मानना था कि ये ऑप्शन प्रोबेबली गलत है, तो इसको एक बार हम छोड़ देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट। देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होता, ये गवर्नर के पास रोल होता है। तो जो गवर्नर होता है वो एक तरीके से शेड्यूल्ड एरिया में उनके ऊपर कंट्रोल या उनके रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी चल रही हैं उसके लिए रिपोर्ट बना के वो सबमिट करता है। तो और ये सबमिट किसको करता है? बेसिकली होम मिनिस्ट्री को नहीं करता, ये प्रेसिडेंट को करता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अब देखो यूपीएससी ने ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर दिया है, जब तीसरा बिल्कुल गलत है तो उन्होंने क्या माना है? तो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। तो इस पर कन्फ्यूज़न ये था कि ये कहीं स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने माना है नहीं नहीं सही बात है ये। तो अपने को भी ये अभी के लिए याद कर लेना है कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है? डिस्ट्रिक्ट, और लोवेस्ट यूनिट क्लस्टर ऑफ विलेज। ये कहीं लिखा हुआ होगा या कुछ भी जो इनका सोर्स होगा वहाँ से इन्होंने इसको सही माना है। तो इसमें ओनली 2 करेक्ट आंसर दिया है, तो इसको मान लेना है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स, ठीक है, कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर आर्टिकल 16(4). तो 16(4) के अंदर क्या है? रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की बात हो रखी है, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आर्टिकल 335 क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो ये जो SC/ST के जो क्लेम्स हैं, क्लेम्स ऑफ SC/ST, ये क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड विद एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेरली तुम एम्प्लॉयमेंट दे दोगे। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि बोल रखा है कि जो 16(4) में रिजर्वेशन है वो एक तरीके से लिमिटेड है, या उसको आर्टिकल 335 से लिमिट किया गया है, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये इतना वेग टर्म है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करेंगे, ये तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम बात है। तो ये बेसिक लॉजिक से भी है कि मोस्टली जो कुछ की टर्म्स होते हैं, जो थोड़े से वेग टर्म्स हैं, उनकी बहुत ही कम जगह है कि ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डिफाइन किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये तो टर्म भी बहुत वेग है, नॉर्मल टर्म है जो ऐसे भी समझ आ रहा है, तो इसमें सी वुड बी करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू, उसमें पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके लिए यूज़ किया गया? जब इमरजेंसी होती है, उसके जो नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए यूज़ किया गया। कहाँ? आर्टिकल 352 में। और जो आर्टिकल 355 है
वो क्या बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, या हम बोलें कि यूनियन हैज़ ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट। तो यूनियन को क्या करना पड़ेगा, और स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किससे, जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, ठीक है, और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इन सब से स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, 355 में लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, वो बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखिए, जो आर्टिकल 22(1) है, आर्टिकल 22(1) है, वो क्या बोलता है कि राइट टू कंसल्ट ए लॉयर, ये राइट देता है। लेकिन एक्चुअल में जो आर्टिकल 22(3) है, वो बोलता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें ये राइट अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एग्जेम्प्ट करता है स्टेट को कि भाई तुम्हें प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। मोस्टली क्या होता है, अगर कोई उसको जो लीगल काउंसिल है वो अगर को खुद से मैनेज नहीं कर पा रहा है तो उस केस में स्टेट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो पोटा है, तो बोल रहे हैं कि जो पोटा जो टेरर एक्टिविटीज से रिलेटेड है, पोटा 2002 में कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। देखो, जो जनरली जो लॉज होते हैं या जनरली जो क्राइम होता है उसमें अगर कोई पुलिस के सामने कुछ एक्यूज क्या करता है, कन्फेशन करता है, तो उसको क्या एज ए एविडेंस नहीं माना जाता है, नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस। लेकिन जो टेरर एक्टिविटीज़ वाले जितने भी लॉज हैं, जैसे टाडा हो गया, पोटा हो गया, तो इन सब में बोला गया है कि अगर इनमें अगर कोई पुलिस के सामने कन्फेस करता है तो उसको एज ए एविडेंस प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये वाली बात, कैन नॉट वाली बात गलत हो जाएगी, तो ये कैन होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 वुड बी राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन है द मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये वाली बात तो गलत है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट की जो वोटिंग लिस्ट है उसका, क्या जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्ट होते हैं, नॉमिनेटेड को एक्सक्लूड किया गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं और जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वही पार्ट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। देखो, जो एमएलए की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है, वैल्यू ऑफ एमएलए के जो वोट की वैल्यू है वो निकाली जाती है पॉपुलेशन अपॉन जो टोटल इलेक्टेड एमएलए हैं, तो टोटल एमएलए इंटू 1/1000। तो यहाँ से देखिए, अगर एमएलए के नंबर बढ़ भी गए तो पॉपुलेशन अपॉन एमएलए का रेशियो मैटर कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि असेंबली की सीट में एमएलए के नंबर बढ़ गए, अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट है उस केस में तो इन्वर्सली मतलब कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट रह के एमएलए के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे तो वैल्यू ऑफ ईच एमएलए के जो वोट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला आंसर, ये भी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द केरला। देखो, थर्ड स्टेटमेंट में जो एमपी और केरला को जो कंपेयर करवा रखा है, तो बेसिकली जो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वैल्यू डिपेंड कर रही है जो पॉपुलेशन अपॉन एमएलए इसके रेशियो पे। अब देखो, रियल एग्जाम में आप एग्जैक्टली इन दोनों में, केरला और एमपी में, ये बता दोगे कि पॉपुलेशन अपॉन एमएलए का रेशियो किसका है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ ज़्यादा एमएलए होते हैं, जहाँ कम पॉपुलेशन होती है वहाँ एमएलए का नंबर भी थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या है, केरला में जो पॉपुलेशन अपॉन एमएलए है उसका रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। तो केरला का पॉपुलेशन अपॉन एमएलए का रेशियो ज़्यादा है बजाय कि एमपी से, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये वाली बात बिल्कुल सही है, सेम वही लॉजिक है कि यहाँ भी रियल एग्जाम में आपको इतना डिटेल में पता हो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जो बजाय कि पुडुचेरी में पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो और एमएलए का नंबर तो दोनों में ही कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन अपॉन एमएलए का जो नंबर आएगा वो पुडुचेरी के केस में ज़्यादा आने की ज़्यादा अच्छी चांस है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन वुड बी करेक्ट आंसर, बाकी तीनों ऊपर वाले गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिगार्डिंग है। तो बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हुआ क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, अडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिकली 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो उसी को रिमेंबर करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को रखा है। तो ये वाली बात तो सही है। अब ये बोल रहा है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैन BR अम्बेडकर सेटअप की थी। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो तो पहले सेटअप हो गई थी। कब सेटअप हुई थी? 29 अगस्त 1947, इसी दिन सेटअप हो गई थी। तो इसके चेयरमैन BR अम्बेडकर हैं, ये बात तो सही है। और एक और हमें डेट याद रखनी चाहिए, इनेक्टमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन के बाद जितने भी प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू हो गए थे। तो ये इस दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे उस दिन है जब हमने अडोप्ट किया, और जब ये सारे प्रोविजंस लागू हो गए वो दिन कौन सा था, वो रिपब्लिक डे था 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, एनफोर्समेंट हुआ था, एनफोर्समेंट। तो इसी के साथ हमने जो 2023 के पॉलिटी के PYQs हैं वो ख़त्म कर लिए। अब मेरी जो इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की जो PYQ सीरीज़ है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।